Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. हुआ वो भी रातों रात हुआ 8 बजे जैसा अपना नोटबंदी का हुआ वैसा ही इसका लॉकडाउन हुआ रात के 8 बजे ही। भाइयों और बहनों, कल से कोई ट्रेन चलेगी नहीं, सभी लोग अपने अपने जगह पे रहना या जो उस बाहर नहीं आना। तो उन्होंने ये 24 मार्च को इसके बाद घोषणा की। तो ये जो है उससे माइग्रेंट वर्क कितने परेशान हो गए और हर जगह से लोग, आप देखें उसके सीनरी हम कहना नहीं चाहते कि आप आंखों से देखे हुए हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? अरे आपको लॉकडाउन करना है, 8 दिन पहले बोलो, 15 दिन पहले बोलो, व्यवस्था करो, उसके लिए जाने की व्यवस्था करो। ना ट्रेन है, ना बस है, ना लारियां है, लोग कैसे जाएंगे अपने घर को? तो इसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहूंगा इसके जिम्मेदार सरकार है। सरकार इसमें विफल हो गई है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहिए। और दूसरी, पद इंतजामी के नाते पहली लहर में देश की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो गई। अस्पताल में बेड की भारी कमी, वेंटिलेटर की संख्या बहुत कमी और ऑक्सीजन की कमी, हर चीज की कमी। इसके बावजूद भी सरकार ये कहा, सरकार के लोग ये कहते रहे कि हम कोरोना से बचे हैं, विजयी हो गए हैं। कहीं तो ये अपने तालियां बजाने के लिए बोल दिए कि हम सक्सेस हो गए, और तालियां और थालियां, उसके साथ जो है दीपक। अरे अभी कोविड का मामला खत्म नहीं हुआ, अभी लोग मर रहे थे, अभी लोगों के लिए न ऑक्सीजन थी, न बेड्स थे, वेंटिलेटर्स थे, कुछ तुम थाली बजाने में मग्न हो गए, दीवा लगाने में मग्न हो गए। और ये चीजें जो आप कर रहे थे, इससे ये लगता है कि आप चिंतित नहीं थे। आप लोगों को एक झूठा पिक्चर में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर पीड़ा कह सकता हूं। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है। सर ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन, रेमडेसिविर। मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत है। और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं
थैंक यू फलाना साहब, चिलाना साहब। सर मैं यहां से निकलता हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। सर एक मिनट, मैंने किसी नहीं, प्लीज आई डोंट वांट माय टाइम। मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, ये वेलफेयर स्टेट है ना। एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन। नहीं साहब, कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है। उसको आप डिनाइग्रेट मत करिए, डेमोनाइज मत करिए, उसे बौना मत बनाइए, ये आग्रह है मेरा। सर मैं इससे पहले की कुछ और बातें कहूं, मेरे पास अभी वक्त है। सर इस कोरोना को मैं भी मानता हूं, मेरे पूर्व के वक्ता कुछ कह रहे थे, ये चैलेंज है हमारे लिए सर। बहुत बड़ी बड़ी बातें नए कानून की हो रही है। राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हम लोग? राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन परंच नहीं, सीधे तौर पे स्वास्थ्य का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। राइट टू लाइफ के साथ लिंक करिए, किसी अस्पताल की मजाल नहीं होगी कि वो उस खिलवाड़ कर पाए उस राइट टू लाइफ का, करना नहीं चाहते। राइट टू वर्क, उस पर काम करिए। पॉपुलेशन को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं साहब, डेमोग्राफी को डेमोग्राफर्स को छोड़ दीजिए, बड़ा संश्लिष्ट विज्ञान है, लेकिन ये हम कर सकते हैं इस सदन और उस सदन में। राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क पर लेजिस्लेशन लाइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और जीत गए, हमें 21 दिन चाहिए कोरोना का युद्ध जीतने के लिए। और कितने 21 दिन चाहिए, मैं ये सवाल हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। इसलिए कि एक युद्ध में, 2 साल के युद्ध में एक हेल्थ मिनिस्टर का तो बलि का बकरा बना दिया। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है, ये कोई जुमलेबाजी का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपत्ति है। और हम सब लोग, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे गांव हो, हम सब इस राष्ट्रीय आपत्ति से अपने अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। हम सभी ने यहां जो बैठे, हम सभी ने इस काल में किसी ने किसी को, नजदीक व्यक्ति को खोया है, चाहे परिवार में हो, चाहे मित्र हो, चाहे यहाँ के हमारे साथी हो। यहाँ राजू सातव जी, अहमद पटेल जी, महापात्रा जी, सुरेश आंगड़ी जी, वहां लोकसभा में एक्स मेंबर्स, सभी को हमने खोया है। और तकलीफ है, राजू सातव तो 2 दिन पहले हमसे बात कर रहे थे हॉस्पिटल से वीडियो कॉल पे, 2 दिन पहले हमसे बात की उसने। ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा। स्मशान में 24 घंटे तक मृतकों की कतार लगी रही थी। एम्बुलेंस 2-2 दिन स्मशानों के बाहर एम्बुलेंस लगी रहती थी। गंगा के जहां गंगा का प्रवाह चलता है पटना तक, बंगाल तक, वहां तक ये कोरोना के जो मृतों के शरीर तैरते तैरते वहां तक जाते थे हजारों। लेकिन कल वाराणसी में हमारे प्रधानमंत्री जी गए, वहां बहुत प्रशंसा की। वाराणसी में तो सबसे ज्यादा, देखिए क्या गंगा मैया झूठ बोल रही थी, जो अपने साथ इतने शवों को लेकर हमारे सामने आ रही थी। गंगा मैया तो झूठ नहीं बोल रही थी। जिस तरह से, जी हाँ, और जिस तरह से गंगा के किनारे, जिस तरह से गंगा के किनारे हजारों शवों को दफनाया गया जैसे भी लाकर, वो हम सबने देखा है, पूरे विश्व में देखा है। और इस शवों का अपमान, डिग्निफाइड मौत नहीं मिली उनको, अंत संस्कार नहीं हुआ। इंडियन पिनल कोड 297 जहां लिखा है कि शवों का अपमान नहीं होना चाहिए,
वो गैर कानूनी है और अपराध दंड है। लेकिन हमने हजारों शवों को इस तरह से फिर एक बार मारा है, कुचला है और अपराध किया है। ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं किसी एक व्यक्ति को, एक सरकार को दोष नहीं देता हूं। बात सिस्टम की है और सिस्टम के पीछे जो व्यक्ति है उनके बारे में है। लेकिन सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। जो रिपोर्ट्स है वो सरकारी आंकड़े से ज्यादा